डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी, और जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव दौलतिया में है। और आपको बता दें कि तमाम विशेषज्ञ आज हमारे किसान प्रश्न मंच पर कल्लीपुर से मौजूद हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से। और आज हमारे साथ तमाम किसान बहन भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। नमस्कार कृषकों, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, गृह वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। आप सभी को नमस्कार। मैं राणा पीयूष कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह, वैज्ञानिक बीज प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी। यहाँ पर उपस्थित सभी महिला और पुरुष किसान भाइयों का नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञों का। और इतने सारे किसान भाई बहन भी इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों से अपना भी स्वागत कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसान प्रश्न मंच जो दूरदर्शन किसान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं किसानों के साथ उनकी खेती के बारे में और तमाम फसलों के बारे में, और उनसे योजनाओं की जानकारी भी परखने की कोशिश करते हैं। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछेंगे सवाल, जिसका जवाब देंगे आप भाई बहन किसान। और इसलिए हम शुरुआत करेंगे आज प्राकृतिक खेती से, और उसके बाद हमारा दूसरा विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोनों विषयों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब देंगे हमारे किसान भाई बहन। तो शुरुआत करते हैं अपने किसानों के साथ, चर्चा के साथ, एक प्रश्न के साथ। तो सुनिए, सबसे पहले प्राकृतिक खेती क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए बहुत सारे हाथ उठे हैं, इसलिए चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत आगे से कर लेते हैं और महिला से कर लेते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है, इसलिए महिला किसान से शुरुआत करते हैं और पूछते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन देवी है। मैं ग्राम सभा मड़ैया की रहने वाली हूँ। मैं एक महिला किसान हूँ जो कि मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ। प्राकृतिक खेती आपने पूछा कि क्या है। प्राकृतिक खेती ये देसी गाय पे आधारित खेती है, जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से की जाती है। और ये इससे जो भी हमारा उत्पादन होता है, बिल्कुल उसमें कोई भी हम लोग रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमें अधिक मूल्य मिलता है। और मैं किसान हूँ, इसकी क्वालिटी तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये इसका जो स्वाद होता है ना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जो रासायनिक उत्पाद होता है और प्राकृतिक उत्पाद में स्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बिल्कुल देखिए, सुमन बता रही हैं, हमारी बहन खेती करती हैं और बता रही हैं कि कैसे वो खेती करती हैं और प्राकृतिक खेती क्या है। ये एक किसान भाई हैं जो हाथ उठा रहे थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय भान सिंह है जी। मैं इसी दौलतिया गांव का किसान हूं जी। सर, नेचुरल खेती मैं भी करता हूं। प्राकृतिक खेती का तात्पर्य है ऐसी खेती जो केमिकल फ्री हो। केमिकल फ्री फार्मिंग सिस्टम इज नेचुरल फार्मिंग। यस। तो नेचुरल फार्मिंग है जो हम गो आधारित खेती करते हैं, वही मेरी गो आधारित खेती ही नेचुरल फार्मिंग है। तो दौलतिया गांव की यही दौलत है जी। तो बैठिए, और भी किसान हैं जो बता रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती आखिर क्या है। तो इसलिए उनसे भी समझ लेते हैं। जिन्होंने हाथ उठाया था, जल्दी से वो खड़े हो सकते हैं। जो प्राकृतिक खेती अब करते हैं वो बताएं, जल्दी से खड़े हो जाएं, हाथ उठाएं और बताएं प्राकृतिक खेती आखिर क्या है। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। आप हाथ उठा रहे हैं आगे किसान, और उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे ही जान लेते हैं क्या है प्राकृतिक खेती। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण पटेल, ग्राम दौलतिया, बनकट, सेवापुरी, वाराणसी का मैं निवासी हूँ। प्राकृतिक खेती वही खेती है जो देसी गाय से उनके मूत्र और गोबर से तैयार की जाती है, और उससे जो मैं खेती करता हूँ उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, गोबर के गाय और मूत्र से जो खेती की जाती है उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। और भी कोई बताना चाहता है तो देखिए, हाथ यहां से उठा है, एक तंदुरुस्त किसान है हमारे साथ, ये बताना चाह रहे हैं। जी, आप भी करते हैं प्राकृतिक खेती। क्या है प्राकृतिक खेती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनारायण सिंह है। मैं दौलतिया का रहने वाला हूँ। और प्राकृतिक खेती जो है, ये गाय और भैंस के गोबरों से, पहले तो क्या होता था, पहले सब घूर बनता था, उसमें इकट्ठा होता था।
इकट्ठा होने के बाद तब खेत में पड़ता था। खेत में पड़ने के बाद तो उसका फसल अच्छा होता था। खाद पहले था नहीं, अब तो तरह तरह का जो है रासायनिक खाद और दवा वगैरह छिड़का जा रहा है। तरह तरह के रोगें फैल रहे हैं। और पहले जो है पानी का कमी था, फिर भी लोग अच्छे ढंग से करते थे, स्वस्थ थे। और आज जितने ही फैसिलिटियाँ हो गई हैं उतने ही रोगी सब हो रहे हैं। और आज बस वही सरकार ने इस पर दबाव दिया है कि जो है बता रहा है और समझा रहा है कि जैविक खेती करिए और गोबर का खाद डालिए, गौ का मूत्र डालिए, ये सब करके आदमी स्वस्थ रहेगा उस अन्न से। तो देखिए, महादेव की धरती पर देव कितना बेहतरीन उपदेश दे रहे हैं कि नेचुरल खेती कीजिए, उससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। और पहले यही होता था कि नेचुरल फार्मिंग होती थी जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे। लेकिन अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, किसने सही दिया है आंसर, जवाब, उनके लिए भी जान लेते हैं और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि नेचुरल फार्मिंग आखिर क्या है। जी हैदर जी, सभी किसानों का जो है आंसर बहुत सराहनीय था। उसमें ये कह पाना कि किसी ने न बता पाया, अग्नि परीक्षा यहाँ ही से तो शुरू होती है हमारे यही विशेषज्ञों इसमें की। जो है कि इसमें ये कहना कि नहीं बता पाए, तो आप आगे के दोनों लोग बहुत अच्छा बताए हैं। हाँ। लेकिन आप जो है 3 पुरुष किसान हैं और एक महिला किसान हैं। हाँ। तो आप जो है कि महिला किसान को पहले प्राथमिकता के आधार पर इनको जो है कि दिया जाए। बाकी प्राकृतिक खेती तो सही बताया आपका निर्णय सर्वोपरि है, जो भी आप कहेंगे। लेकिन यहाँ एक म्यान में एक ही तलवार होती है और आप ही की अग्नि परीक्षा है, बाकी पुरुष आपको देख लेंगे। तो जोरदार तालियां इन महिला के लिए, सुमन के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है और कोशिश की है। तो आइए, आपको दिया जाता है किसान कप और बायो फर्टिलाइजर, चूंकि आपने दिया है सही जवाब। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के और बायो फर्टिलाइजर के हकदार आप बने। और इसीलिए और लोग भी बन सकते हैं हकदार अगर वो कोशिश करें, प्रयास करें तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं अपने विशेषज्ञों से कि बताएं प्राकृतिक खेती क्या है, ताकि हमारे बाकी बचे किसानों को जो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं उन तक भी जानकारी आपकी पहुंचे। जी हैदर जी, जैसा कि प्राकृतिक खेती आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती केमिकल फ्री फार्मिंग ही प्राकृतिक खेती है, जिसमें कि हम बाहर से कुछ भी रासायनिक खादों का प्रयोग या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस तरह से हम नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती जो है कि गो आधारित है। जो मेन बात है, जैसे सुभाष पालेकर जी ने हमें जो है कि प्राकृतिक खेती तो हम बहुत प्राचीन समय से ही करते हैं, लेकिन एक मॉडर्न रूप में एक उसका सही आयाम क्या है, उस दिशा में पालेकर जी ने जैसा बताया कि देसी गोवंश से जो हम उत्पाद बनाकर जो है कि खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों में आता है। प्राकृतिक खेती में जैसे देसी गाय का गोबर, गोमूत्र क्यों लेते हैं, ये भी आप लोगों को मालूम है कि अन्य पशुओं की तुलना में इसमें जो है कि आपको लाभदायक बैक्टीरियों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। उनमें अगर 1000 में है तो इनमें करोड़ों की संख्या में, इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है कि अन्य का हम करें तो उसके उत्पाद न बने, लेकिन जब हमको थोड़े में ज़्यादा मिलता है तो हमें यही करने की ज़रूरत है। और देसी गाय का आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो पाई जाने वाली गाय है जिसमें हम्प होता है वो देसी गाय है। और देसी गाय से बना जैसे गोबर, गोमूत्र, इसके बाद हमारे आसपास फसली, ये सब इसके तमाम आयाम है। इसको अगर हम अपना कर खेती करते हैं तो ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आता है। और ये प्राकृतिक खेती हमारी जो है एक कल्चर मीडिया के तरह से काम करती है। जैसे अन्य खेती में क्या है कि अगर हम रासायनिक उर्वरक खेत में डालते हैं तो वो खेत में फसलों पर तो उसका फायदा होता है, लेकिन भूमि में उसका जो है कि नुकसान होता है। लेकिन प्राकृतिक खेती से बना हुआ उत्पाद जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, 10पर्णी, अग्निमास्त्र, जितने भी इसके आयाम हैं, इनका अगर हम उपयोग करके खेत में करते हैं तो ये हमारी फसलों के साथ साथ खेत में जो है कि ऑर्गेनिक कार्बन के लेवल को बढ़ाती है, जिससे हमें 16-17 जो भी पोषक तत्व हैं आसानी से उपलब्ध हो जाता है और बाहर से इन्हें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारा फसल स्वस्थ होता है, हमारा समाज, हमारे वातावरण में शुद्धता आती है, जिससे हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चल जाता है। धन्यवाद। तो देखिए हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है नेचुरल फार्मिंग, और जिस तरह से लगातार विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं तो जानकारी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ रही होगी और वो जानकारी आपके काम आएगी आपकी खेती किसानी के लिए। तो देखिए इसी सिलसिले को जो लगातार हम इस मंच पर कर रहे हैं,
प्रश्न आपसे उसको आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि जवाब भी आप लोगों को ही देना है। तो हम आपसे पूछते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? हालांकि वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो पहले ही प्रयास कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा और लोगों के पास भी जाऊं, उनकी इच्छा भी जानूं, उनकी राय भी जानूं कि वो क्या समझते हैं। हालांकि शुरुआत इनसे कर लेते हैं। यहाँ इन पुरुष ने पहले भी प्रयास किया था, इसलिए इनसे जान लेते हैं। ये भी किसान हैं, नाम बताइए। सर मेरा नाम उदयभान सिंह है जी। उदयभान जी, दौलतिया गांव का ही निवासी हूँ। सर प्राकृतिक खेती वह खेती है जो गो आधारित है। जैविक खेती वह खेती है जिसमें सारे आदान जितने भी पशु हैं, मार्केट में जो जैविक उत्पाद हैं, जो जैविक कीटनाशक आ रहे हैं मार्केट से, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में केवल गो आधारित जो हम अपने गाय से बनाते हैं कीटनाशक और गोबर से बनाते हैं जो खाद, उसी का प्रयोग करते हैं। केवल देसी गाय से जिसका प्रयोग करेंगे उसको हम नेचुरल फार्मिंग बोलेंगे। और जिनमें अन्य पशुओं के मैटर जैसे आर्गन मैटर चाहे जो भी हो वो उपयोग करेंगे तो उसे हम रासायनिक औद्योगिक ऑर्गेनिक खेती बोलेंगे। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, हो गया जी सर। पूरी राम कथा आपने बताई, बहुत अच्छा आपने किया। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो इसलिए और भी किसान जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, तो जल्दी से उठाइए हाथ। देखिए एक और तंदुरुस्त किसान जो लगातार यहां हमारे बीच में है, इनसे पूछ लेते हैं। खड़े हो जाइए। खेती कम सेहत का ज्यादा ध्यान रखते हैं ऐसे किसान लग रहे हैं आप, जल्दी से बताइए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर। मैं इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। हाँ जी। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। जी रविंद्र जी बताइए। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर सर ये है कि जैविक खेती जो पहले प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं, जो प्रकृति से सर हमको मिलता है, जैसे गौमूत्र हो गया या गाय का गोबर हो गया या खरपतवार हो गया जी, इससे सर जो खेती होती है ये प्राकृतिक खेती हो गई। और जैविक खेती सर जो आजकल कई कंपनियां सर कई जीवों से भी वो जैविक बना देते हैं सर, तो उसमें एक तरह से कुछ तरह के रासायनिक भी मिक्स हो जा रहे हैं। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में ये अंतर है सर। सारे अंतर पता है, फिर भी आप शांत बैठे थे, हाथ नहीं उठा रहे, क्यों? आखिर बैठिए। और भी किसान हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग में आए, और वो कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए एक बार फिर से। मेरा नाम देवनारायण सिंह है। जी देव जी बताइए। और मैं दौलतिया का रहने वाला हूँ। और प्राकृतिक खेती तो पहले होता था। अब नहीं हो रहा? हाँ, अब क्या हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्यों, वजह क्या है उसकी, बताइए वजह। खेती होता था जैसे पानी बरसता था, हाँ, उससे होता था। और जो हवा पानी पहले था वो आज नहीं है। प्रदूषण ही प्रदूषण है। और इसके बाद प्राकृतिक खेती में जैसे पूरा गौ का और गोबर मूत्र सालों पड़ता था एक जगह, वो जो है खेतों में डाला जाता था। डालने के बाद उससे जो ज़मीन का पोषण मिलता था और उसमें एक भी खाद नहीं पड़ता था। और वो एकदम समझ लीजिए कि अच्छा, न तो स्वस्थ दाना मिलता था और स्वस्थ रहते थे सब। कोई न डॉक्टर थे न कोई वैद्य थे। ठीक है। हाँ, लेकिन जैविक खेती का तो बताइए। जैविक ये प्राकृतिक खेती का होगा। जैविक खेती तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया ये है कि गौ से मूत्र से ये सब बनता है। और बनने के बाद अभी तो हमारे एक किसान बता रहे थे, राजकुमार करके हैं, वो बता रहे थे मैंने कोई खाद नहीं डालता। आप क्या करते हैं? मैं भी किसान ही करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी मैं ये सब नहीं करता हूँ। अभी क्या करते हैं? अभी थोड़ा बहुत जो खाद है उसको डालते हैं। और गाय गोरू का जो घास है और ये जो है देसी आपका जो बोया जाता है वो सब खाद डालते हैं। अभी शुरुआत की है। चलिए, शुरुआत हो गई है। हाँ। तो अब मंजिल भी पहुंच जाएंगे। आप बैठिए। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं और समझा सकते हैं कि आखिर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है। तो हाथ पीछे से उठा है और इसीलिए पीछे हम आते हैं, अंतिम तक हम जाते हैं और पूछते हैं अपने किसानों से कि क्या है उनके पास जानकारी। जल्दी से खड़े हो जाइए, आ जाइए इधर मेरे करीब। हाँ, और फिर बताइए उधर। हाँ सर, मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं ग्राम, लग रहा था आपको देखने में जिस स्टाइल से आप बैठे थे। जी,
ग्राम दौलतिया, पोस्ट बनकर और जिला वाराणसी का किसान हूँ। हाँ जी। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। हाँ। प्रकृति और पर्यावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित करके जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे से परिभाषित कर रहे हैं आप। अंतर भी बताइए। अंतर सर, जो गौ आधारित खेती है उसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, और जो जीवों पे आधारित खेती है, जैसे कि केचुए के खाद को हम बना करके जो खेत में डालते हैं वो जीव आधारित खेती है, उसे जैविक खेती कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में उन्होंने समझाया। हालांकि उनका नाम राजकुमार है और वो समझाते हुए अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन और किसानों ने भी समझाया। लेकिन अब चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है अंतर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में, साथ ही कौन किसान कब का हकदार है, कौन बायो फर्टिलाइजर का हकदार है, ये भी वो घोषणा करें। बहुत अच्छा प्रश्न था और किसानों ने बहुत बखूबी जवाब भी दिया। सभी लोगों ने अब इसे अपने अपने भाषा में बना के और पूरा प्रयास किया कि इसको सही से डिफाइन किया जाए। और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने बताया, अगर सटीकता की तरफ देखा जाए कि जो इस परिभाषा के ज़्यादा सटीक जाए, जो इसको ज़्यादा अच्छे से परिभाषित कर सके, तो मुझे लगता है कि उदयभान सिंह जी का जो जवाब था वो ज़्यादा करीब था, इसलिए आपको जो है विजेता घोषित किया जाता है। आइए उदयभान जी, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बायो फर्टिलाइजर और किसान कब के हकदार बन गए हैं। उदयभान जी इधर आ जाइए, तालियां जोर से बजाइए और इधर आ जाइए आप। शुक्रिया बहुत। तो देखिए, उदयभान जी ने सही जवाब दिया और इसलिए किसान कब के हकदार बने। लेकिन अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे मैं कहूंगा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर हमारे दर्शकों को वो समझाएं जरा। जी, जैसा कि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने इस पे अपना विचार साझा किया और अपने अनुभव के आधार पे उन्होंने बताया कि ये प्राकृतिक खेती क्या होता है और जैविक खेती क्या होता है। जो बेसिक और मूल चीज़ें थी वो तो लगभग निकल के आ चुकी हैं कि प्राकृतिक खेती को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो ये इस तरह से है कि जो गो आधारित जो है, मूल रूप से जो देसी गो आधारित खेती है प्राकृतिक खेती। और दूसरे भाषा में अगर कहें तो ये एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीवों की खेती है, इसमें हम, क्योंकि इसमें जितने भी इसके कंपोनेंट हैं, चाहे वो जीवामृत है, चाहे आपका बीजामृत है, या फिर आप घन जीवामृत उसमें प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है। तो इससे दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि ये जो है सूक्ष्म जीवों की खेती है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि खेतों में जाने के बाद आपके पौधों को जो भी पोषक तत्व चाहिए होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 98% जो है पोषक तत्व हमारी मिट्टी को हमारी प्रकृति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रदान करती है। 2% जो ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो है वो इन पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जो हम खाद जो है खेतों में डालते हैं। तो ये जो है बिल्कुल आप लोगों ने भी बताया, मैं भी उसी बात को दोबारा जो है दोहरा रहा हूँ कि ये हमारी प्रकृति पूरी रूप से जो हमारे प्रकृति पर आधारित गो आधारित खेती और सूक्ष्म जीवों के उस पर जो है आधारित खेती है प्राकृतिक खेती। और वहीं अगर आप जैविक खेती को देखते हैं तो देखिए, जैविक खेती में भी प्राकृतिक खेती में बहुत ही हमारे किसान भाई कई बार अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जैविक खेती में बहुत सारे ऐसे जैविक उत्पाद हैं जो केमिकल फ्री, यानी कि रसायन से मुक्त खेती हमारी जैविक खेती भी है, और रसायन से मुक्त हमारी खेती जो है प्राकृतिक खेती भी है। लेकिन इन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि हमारी जो जैविक खेती है उसमें हमारे कई सारे जो कृषि के इनपुट हैं उसमें हम जैसे आपने देखा होगा बायो फर्टिलाइज़र हम खेत में डालते हैं, कंपोस्ट हम खेतों में डालते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हम अगर दवाओं में देखा जाए तो कई सारे हम जैविक इंसेक्टिसाइड मार्केट में आता है, या फिर आप नीम ऑयल वगैरह डालते हैं अलग से, या फिर आप अगर आपके खेत में कीड़े लग जाते हैं तो कई सारे जैविक दवाएं जिसमें बिवेरिया बेसियाना सहित अन्य कई तरह की दवाएं हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारी जैविक खेती है। लेकिन हमारी प्राकृतिक खेती जो है इसमें कोई भी आइटम, हम कोई भी इनपुट जो है बाहर से नहीं लाते। ये पूरी तरह से गाय और उसके इर्द गिर्द हमारी प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती हुई खेती है, जिसमें हम दवा भी बनाते हैं। तो इन्हीं जो हमारे कई सारे पेड़ पत्तियां हैं इनसे बनाते हैं। हम गाय के गोबर, गोमूत्र और सारे कल्चर को जो है हम इसका जीवामृत कल्चर तैयार करते हैं। तो ये जो है बेसिक सा अंतर है। और अगर खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जैविक खेती जो है वो कहीं ना कहीं महंगा होता है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में सब लोग जो है प्राकृतिक खेती की तरफ देख रहे हैं।
तो लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं हमारे किसान भाई, और लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके काम के लिए बेहतर हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आप लोगों से करते हैं, जिस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही गौर से आप लोगों को सुनना है। आप सुनिए, भारत में प्राकृतिक खेती का जनक किसे कहा जाता है? ये सब लोग हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम पीछे से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भारत में प्राकृतिक खेती का जनक किसको कहा जाता है। यहां से एक बुजुर्ग किसान हैं जो लगातार हमारी तरफ देख रहे हैं। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण पटेल, ग्राम दौलतिया, पोस्ट बनकट, सेवापुरी, वाराणसी का मैं निवासी हूँ। इसके जनक हैं पालेकर जी। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बता सकते हैं कि कौन है भारत में प्राकृतिक खेती का जनक। आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से क्या नाम है? सर, हमारा नाम अमरनाथ पटेल, ग्राम दौलतिया के निवासी हैं। बता दीजिए जो आपका जवाब अमर हो जाए। डॉक्टर पालेकर सर जी जो है इस प्राकृतिक खेती के जनक। ठीक है डॉक्टर पालेकर, बैठिए। देखिए, लगभग मिलता जुलता जवाब मिला है। और भी हैं किसान जो बता रहे हैं कि कौन है भारत में प्राकृतिक खेती का जनक। देखिए, ये साहब भी हैं। नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह, मैं इसी गांव दौलतिया का निवासी हूँ। और प्राकृतिक खेती के जनक जो है सुभाष पालेकर जी थे। सुभाष पालेकर, डॉक्टर राजेंद्र इनका नाम है और ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर जी थे। बैठिए। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे थे कि कौन है जनक। पीछे से भी हाथ उठाए और पीछे भी हम आते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि कौन है प्राकृतिक खेती का जनक भारत में। तो ये बताना चाह रहे हैं, जल्दी से मेरे करीब आ जाइए। नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं ग्राम दौलतिया, पोस्ट बनकर, जिला वाराणसी का किसान हूँ। कृषि के जनक डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं। कॉपी कर दिया क्या? नहीं सर। ठीक है। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं हमारे तमाम किसान और हमारे महिला किसान, पुरुष किसान, बुजुर्ग किसान यहाँ हैं जो बता रहे हैं कि कौन है प्राकृतिक खेती का जनक। लेकिन सबका मिलता जुलता जवाब है। तो ये विशेषज्ञों के लिए बड़ी चुनौती है, बड़ी परीक्षा है कि किसको वो किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजेंगे। साथ ही इसके बारे में विस्तार से भी वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, जवाब लगभग सभी ने दिया है। किसी ने आधा नाम लिया, किसी ने आधे के आगे वाला नाम लिया, लेकिन राजेंद्र जी ने सुभाष पालेकर जी कहा, तो राजेंद्र जी का जवाब सही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ किसान कप अपने नाम लिखवा लिया है। जल्दी से आ जाइए, घोषणा हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके नाम की आइए और किसान कप और बायो फर्टिलाइजर पाइए, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब और इसलिए आपको दिया जाता है बायो फर्टिलाइजर और किसान कप। देखिए, सही जवाब आपने दिया, इसलिए आप किसान कप के हकदार बने। उधर देखिए सर, नाम इतना प्यारा है। पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, सही जवाब इन्होंने दिया और किसान कप के हकदार बने। अब मैं कहूंगा अपने विशेषज्ञों से कि वो हमारे किसान अन्नदाताओं को हर एक बारीकी बताएं इसके बारे में, और क्यों वो बने और क्यों उनको ये जिम्मेदारी दी गई, जिनका जिक्र लगातार हम यहाँ अपने किसानों से कर रहे थे। देखिए, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी पिछले 2 दशकों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उनके खेती में इस योगदान को देखते हुए 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री भी दिया होगा। और उनके द्वारा ही ये मुहिम चलाई गई पूरे देश में कि प्राकृतिक खेती की जाए, जिससे किसानों की जो है लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो, धरती की सेहत सुधरे, अपनी सेहत सुधरे। इस वजह से उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया और वो उसके भारत में प्राकृतिक खेती के जनक भी कहे जाते हैं। धन्यवाद। लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि क्यों सुभाष पालेकर को यह जिम्मेदारी दी गई थी और इसीलिए उन्हें जनक कहा जाता था। तो देखिए, प्राकृतिक खेती के बारे में हमने सवाल किए, आपने बताए, लेकिन अब हम और भी सवाल करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। लेकिन यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचत।
एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं और अब सवाल पूछते हैं आपको एक योजना के बारे में जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिस पर हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद हमारे किसान भाई बहन। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं आपसे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए और आपके पास हम आएंगे। हमें वही हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं जो पहले ही किसान कप पा चुके हैं, लेकिन हम औरों को भी मौका देंगे और उससे भी पूछेंगे, इसलिए पीछे चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि उनका कहना आखिर क्या है। तो आप बताना चाह रहे थे, नाम बताइए अपना। सत्यनारायण पटेल, ग्राम दौलतिया का निवासी हूँ। जी बताइए। ये किसान बीमा योजना ये है जो हमारे फसल की नुकसानी का जो सरकार लाभ देती है उसी को किसान बीमा योजना कहते हैं। क्या नाम बताया आपने? सत्यनारायण। बैठिए सत्यनारायण जी। तो देखिए सत्यनारायण जी की कितनी बात सत्य होती है ये तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन अब हम आ जाते हैं रविंदर जी के पास। ये भी किसान हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं हम तंदुरुस्त किसान हैं, तो इसलिए इनसे जान लेते हैं। थैंक यू सर, एक बार फिर से मौका देने के लिए। जी फसल बीमा योजना सर, जब केंद्र में सरकार हमारे माननीय मोदी जी की आई तो 13 जनवरी 2016 को इन्होंने लागू किया। मुझे याद है, जहाँ तक सर मैंने न्यूज़ में देखा था, एमपी में बहुत बड़ा दैवीय आपदा हुआ था, ओला वृष्टि से काफ़ी फसलें नुकसान हुई थी वहाँ पे। तो उसी टाइम सरकार की प्लानिंग आई थी फसल बीमा योजना की। और उसमें सर जैसे फसल बीमा योजना में जैसे दैवीय आपदा, ओलावृष्टि, बाढ़ और ये सब चीज़ सर शामिल हैं। ठीक है, बैठिए। थैंक यू। तो देखिए बता रहे हैं कि कैसे इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के बारे में हम और लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये हाथ उठा रहे थे सज्जन यहाँ हमारे किसान भाई, तो इनसे भी जान लेते हैं। नाम बताइए। सर अमरनाथ पटेल, ग्राम दौलतिया। जी अमरनाथ जी बताइए। ये जो फसल बीमा योजना है सर, जैसे कि बुआई से लेकर के जो बीज बोया जाता है, वो जो क्षतिग्रस्त वजह से बाढ़ हो गया, कोई आपदा हो गया, फसल जैसे कि बिजली से आग लग गया और आंधी तूफान से जो आपदाएं हो जाती हैं फसल की, उसके लिए सरकार ने एक बीमा योजना बनाया जो 25% तक इसमें लाभ देती है। बैठिए, बहुत सोच सोच के आपने बताया, बहुत समझ कर आपने बताया। अब समझना है हमारे विशेषज्ञों को कि आपको किसान कब दिया जाए या नहीं, लेकिन हम और भी किसानों से जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिर क्या और इस योजना का क्या फायदा उनको होता है, क्या वो बताना चाहेंगे। जल्दी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना है, इसलिए हम आपके पास आते हैं। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जी किसान हैं आप भी? जी सर। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव। इधर सामने देखिए जी। जयप्रकाश यादव जी बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? अभी ऐसा है सर, हम आँख से देखते नहीं हैं। अच्छा जी। हाँ, इसके लिए उतना नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए, दिमाग से देखना था पर, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम और लोगों से भी जान लेते हैं, और भी कोई बताना चाहता हो तो जल्दी से बता सकता है। आप बताना चाहेंगे, खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री का फसल के नुकसान के लिए योजना, जैसे कि बाढ़ आ गई, फसल नुकसान हो गया पानी से अधिक और सूखा पड़ गया, ओला वृष्टि हो गई, मतलब आंधी तूफान कोई, उसको मुआवजा उस पर दिया जाता है, उसे फसल बीमा योजना कहते हैं। तो देखिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, बताना चाह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जो है कि जो बीमा योजना है, हाँ जी, जैसे प्रकृति द्वारा जितना नुकसान होता है, हाँ जी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू किया है उससे किसानों को बड़ी राहत है। उस पर उनको जो है कि मुआवजा मिल जाता है, जिससे किसानों को बहुत राहत मिल जाती है। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, राकेश सिंह दौलतिया गांव से ही हैं और वो भी जवाब दे रहे थे और तमाम किसानों ने जवाब दिया, लेकिन किसका जवाब सही और सटीक है ये हमारे विशेषज्ञों को तय करना है। विशेषज्ञ हमारे साथ मंच पर लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाते हैं और उनसे जान लेते हैं कि किसका जवाब सही और बिल्कुल सटीक है, किसको किसान कब से और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जाए, साथ ही वो बेहतर जानकारी भी हमारे किसानों को दें। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सबसे सटीक जवाब मुझे लगा, काफ़ी किसानों ने बताया, लगभग करीब थे सब लोग, लेकिन जो सबसे सटीक जवाब था वो था रविंद्र जी का। तो पहले रविंद्र जी आप आए और आइए रविंद्र जी, जोरदार तालियां रविंद्र जी के लिए। देखिए
रविंदर जी को मिल गया है बायो फर्टिलाइजर और किसान कब, क्योंकि हैं जानकारी का भंडार इनके पास, लेकिन छुपे रहे थे लगातार, इसलिए अब दिया जाता है किसान कप और बायो फर्टिलाइजर इनको। जल्दी से लीजिए ये सम्मान। गांव के प्रधान भी हैं और तंदुरुस्त किसान भी हैं और मोटे और जवान भी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। तो देखिए अब हमारे विशेषज्ञ बताएंगे आपको कि क्या है इसकी बेहतर जानकारी। चलिए, इससे तो एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल के आई कि जो गांव का नेतृत्व करता है वो इतना जानकारी रखता है कृषि में, तो ये पूरे गांव के लिए अच्छी बात है। और जहां तक रही इस सवाल की बात कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, जैसा कि आप लोगों ने भी प्रयास किया कि फसल बीमा की जो योजना है वो 13 जनवरी 2016 को ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसके पीछे की जो सरकार की मंशा थी कि जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार न चाहते हुए भी मौसम के मार के कारण या फिर अन्य किसी प्राकृतिक या दैविक आपदा के कारण जो हमारी फसल जो है नष्ट हो जाती है, तो सरकार ने एक क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो है शुरुआत की थी। इस योजना में जैसे अगर खरीफ फसलों की बात की जाए तो खरीफ में जो है लगभग 2%, रबी में जो है 1.5% और औद्यानिक और वाणिज्य फसलों के लिए लगभग 5% का प्रीमियम जो है वो किसान देता है। बाकी सभी जितना भी बाकी प्रीमियम की राशि है वो हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करता है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे किसानों के फसल की सुरक्षा की गारंटी मिलती है कि अगर किसी भी कारण इसमें, जैसे बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया या फिर सूखे की स्थिति बन गई, भूस्खलन हो गया या फिर बवंडर आ गया या फिर और भी कोई प्राकृतिक आपदा से अगर हमारे किसान भाइयों के फसल का नुकसान होता है, तो ये नुकसान होने की दशा में जो है क्षतिपूर्ति के रूप में जो है उसके जितनी भी उसने जितने एरिया का जो है अगर बीमा कराया हुआ है तो उसकी जो राशि है वो सरकार जो है तो मुआवजे के रूप में प्रदान करती है। और फसल बीमा को अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो ये हर जनपदवार उसमें अलग अलग फसलों को शामिल किया गया है कि जिस क्षेत्र में जिस फसल की खेती की जाती है उसके हिसाब से है, खरीफ में, रबी में और जायद के हिसाब से, या फिर जो है आप कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें और जो हमारी उद्यान की फसलें हैं उसके हिसाब से उसको उसमें जो है शामिल किया गया है। और ये जो है जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जब कभी हमारे हम किसान भाई हैं या फिर हम जो भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने को जो है सिक्योर करने के लिए अपना बीमा कराते हैं, तो उसी पैटर्न पे सरकार ने जो है फसलों के बीमा का जो है ये प्रावधान किया है। तो लगातार विशेषज्ञों की तरफ से आपको जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये लगातार आपको बताया जा रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जो मौका है आपको किसान कप पाने का। तो देखिए, बड़े गौर से आप लोगों को सुनना है क्योंकि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये सवाल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिए किसान को प्रीमियम की कितनी राशि देनी होती है, ये आपको बताना है। तो प्रीमियम के तौर पर कितनी राशि आप देते हैं ये आपको बताना है। हाथ लगातार आगे से उठ रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम पीछे से करेंगे और इसलिए हम पीछे चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी किसान कप पाने की ठान रखी है, तो इसलिए उनके पास भी आते हैं, उनसे भी जानते हैं। एक बुजुर्ग किसान हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए। बहादुर है मेरा नाम। लग भी रहे हैं बहादुर से आप। और गांव दौलतिया जी है। ये खरीफ की फसल के लिए 2% बीमा राशि है। ठीक है, बैठिए। खरीफ की फसल के लिए 2% बीमा राशि देनी होती है। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है? बहुत सारे युवा किसान, यंग किसान, तंदुरुस्त किसान हैं, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार जी। नागेंद्र जी बताइए कि बीमा फसल योजना में खरीफ फसलों में कितने % का प्रीमियम देना होता है? 2%। ठीक है। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, जो किसान कप और बायो फर्टिलाइजर पाना चाहता है? आप पाना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा देवनारायण सिंह नाम है, जी। का रहने वाला। आपका नाम इतना प्यारा, देव। महादेव की धरती पर देव यहाँ मौजूद हैं। चलिए बोलिए जल्दी से। वही 2% और 1.5%। तो पूरा विस्तार से बताइए ना सर, क्यों, कितना, कब, कौन सी फसल के लिए? खरीफ के लिए 2% है और उसके लिए 1.5%। उसके लिए किसके लिए? रबी के लिए।
खरीफ और रबी के लिए। जी बिल्कुल सही। तो और भी कोई बताना चाहता है जो किसान कब पाना चाहता है? बुजुर्ग किसान यहाँ हैं, देखिए इनसे शुरुआत करते हैं। आइए खड़े हो जाइए। हम देखा खरपत्तू पटेल हैं ग्राम दौलतिया। खरपत्तू पटेल ग्राम दौलतिया जी। हम बिजनेस भी करते हैं, थोड़ा बड़ा खेती भी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, बैठिए। तो बिजनेस करते हैं और खेती करते हैं, और लेकिन आगे से हम फिर पीछे चलते हैं, फिर कुछ हाथ उठे रहे हैं जो बताना चाह रहे हैं। तो आइए उनके पास आ जाते हैं। आइए खड़े हो जाइए। हाँ सर, मेरा नाम राजकुमार मंडा है। रबी में 1.5% है और खरीफ में 2% है। ठीक है, बैठिए। बड़ी जल्दी से आपने कंप्लीट कर दिया, एकदम रटाया आंसर लग रहा है आपका, लेकिन ये तय करना है हमारे विशेषज्ञों को कि किसने सही जवाब दिया है। कोई और भी जवाब देना चाहता हो तो जल्दी से हाथ उठाए, लेकिन अगर बता दिया है तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जान लेते हैं कि कितना % प्रीमियम देना होता है, ये भी वो बताएं, और साथ ही वो ये भी तय करें कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। देखिए, लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है कि खरीफ में 2% लगता है प्रीमियम। लेकिन जो सबसे पहले जवाब दिए जंग बहादुर जी, उन्हें कब से नवाजा जाए? तो देखिए ये जंग बहादुर जी जीत गए हैं। आ जाइए, जोरदार तालियां। जंग बहादुर जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, लेकिन यहां उन्होंने ये जंग जीत ली है सबसे पहले जवाब देकर, इसलिए उन्हें बायो फर्टिलाइजर और किसान कब से नवाजा जाता है। लीजिए, संभालिए सम्मान, क्योंकि आपने सही दिया है प्रश्न का आंसर। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। बैठिए प्लीज। तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ अब आपको बताएंगे कि कितना % प्रीमियम दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो सब आपको बताएंगे। देखिए, खरीफ फसलों में 2% प्रीमियम किसान को वहन करना पड़ता है, और रबी में 1.5%, और वाणिज्यिक एवं औद्यानिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना पड़ता है। और जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया होता है, उनका प्रीमियम अपने आप कट जाता है। अगर जिन्हें प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा का लाभ लेना है, तो उन्हें जो ऋण नहीं लिए हैं उन्हें अलग से आवेदन देना पड़ेगा, तब उनका वो ये लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञ हमें बता रहे थे कि कैसे प्रीमियम दिया जाता है और कितना प्रीमियम देना होता है खरीफ फसलों में। और हम अब बात करते हैं इसी योजना की। एक और सवाल इस योजना से जुड़ा हुआ, बहुत ही आसान सा प्रश्न हम आपसे ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है? देखिए, उधर से हाथ उठ गया है सबसे पहले, तो हम उधर ही जाते हैं, महिलाओं की तरफ जाते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि कब हुई है इस योजना की शुरुआत। तो देखिए, हम यहाँ आते हैं और यहाँ से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? गरिमा सिंह, दौलतिया के रहने वाली। अप्रैल 2016 में योजना चालू हुआ था। अप्रैल 2016 में ये योजना की शुरुआत हुई, ये गरिमा कह रही हैं, लेकिन और लोग भी इसको कॉपी करते हुए अब नजर आ रहे हैं मुझे, जो बताना चाह रहे हैं। जल्दी से बताइए किसको जानकारी है। तो पीछे से हाथ उठ रहा है, जो हर बार प्रयास कर रहे हैं, वो हैं हमारे ये भाई, ये किसान। इसलिए हम आ जाते हैं। आइए इधर, मत होइए परेशान और जल्दी से दीजिए जवाब। 13 उधर देखकर। जनवरी 2016 सर। 13 जनवरी 2016 में शुरुआत हुई है, ये कह रहे हैं हमारे किसान राजकुमार। तो देखिए, और भी किसान हैं जो बार बार हाथ उठा रहे हैं और वो यहाँ से हाथ उठा रहे हैं, तो जान लेते हैं यहीं से। मेरा नाम सत्यनारायण पटेल है, दौलतिया का निवासी हूँ। 13 जनवरी 2016 को इसका शुभारंभ हुआ है। 13 जनवरी 2016 में इसका शुभारंभ हुआ, ये कह रहे हैं हमारे किसान। और अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास, विशेषज्ञों से जान लेते हैं कब हुई है इस योजना की शुरुआत और क्यों हुई है इस योजना की शुरुआत, और साथ ही किसको दिया जाए किसान कप और बायो फर्टिलाइजर, ये भी हमारे विशेषज्ञ तय करें। जी हैदर जी, जैसा कि दो किसान ने तो सही आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी ने आंसर दिया है, अतः जो है कि ये कप के हकदार जो है कि राजकुमार जी हैं। लेकिन बच्ची ने गलत अप्रैल बोल दिया था। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई है। किसानों में अगर आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले राजकुमार जी का आंसर जो आया है सही आंसर है। 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई है, इसलिए किसान कप के हकदार
ये हैं और इनको 13 जनवरी 2016 को शुरुआत हुई और राजकुमार जी ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया। जोरदार तालियां इनके लिए। आ जाइए, आपको दिया जाता है किसान कप और बायो फर्टिलाइजर। देखिए राजकुमार ही अंदाज में यहां आते हुए किसान कप पाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इन्हें मिला है बायो फर्टिलाइजर और किसान कप। कोशिश बार बार कर रहे थे, लेकिन इस बार कोशिश हुई है कामयाब। तालियां भी बहुत कंजूसी के साथ आप लोग बजा रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे और भी प्राकृतिक खेती के बारे में आपसे जानेंगे, आपसे समझेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर हो। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कुछ और प्रश्न बचे हैं जिनका जवाब आप लोग देंगे, इसलिए हम एक बार फिर से उसकी शुरुआत करते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछते हैं और आप इसका जवाब देंगे। प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ अनाज से मानव शरीर को क्या लाभ होता है, यह आपको बताना है। तो देखिए हाथ आगे से उठ रहे हैं, हालांकि वो लोग हाथ उठाते हैं जिन्हें किसान कप मिल चुका है, और मैं चाहूंगा और लोगों को भी मौका मिले, और लोग भी किसान कप पा सकें, और लोग भी जवाब दे सकें, इसलिए और लोगों के पास जाते हैं और जो एक व्यक्ति हैं, जो एक बुजुर्ग हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। मेरा नाम सत्यनारायण पटेल है, मैं ग्राम दौलतिया का निवासी हूँ। प्राकृतिक खेती से उपज जो होती है उससे शरीर की बनावट और उसके शरीर को रोग रहित करती है और स्वस्थ रहते हैं। दवा ये सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम पड़ती है, इसलिए प्राकृतिक खेती के अनाज से यही फायदा है। ठीक है सत्यनारायण जी, अब कितना जवाब आपका सत्य है या असत्य है ये हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। और भी कोई बताना चाहता है, कोई बुजुर्ग समझाना चाहता है कि प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ अनाज से मानव शरीर को क्या लाभ होता है, जल्दी से हाथ उठा लें और किसान कप पालें। तो जल्दी से यहां से पूछ लेते हैं, कुछ और भी किसान नजर आ रहे हैं क्या? राजकुमार जी बताइए। स्वास्थ्य मतलब जो है खाने से अन्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है और केमिकल द्वारा जो पैदा किया हुआ खाने से नाना प्रकार के शरीर में रोग होता है। ठीक है, तो देखिए वो बता रहे हैं प्राकृतिक अनाज से कितने लाभ होते हैं और कितने नुकसान हमें होते हैं दूसरी खेतियों से। तो देखिए और भी कई किसान हैं जो बता सकते हैं, जो किसान कब पा सकते हैं। आप खड़े हो जाइए। प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ अनाज से मानव शरीर को क्या फायदा होता है, हम लोगों को क्या फायदा होता है, शारीरिक तौर पर हम क्या देख रहे हैं? जो बारिश की खेती है, प्राकृतिक माने प्रकृति बारिश करती है, तो जो मोटा दाना होता है, नाम क्या है आपका? बाजरा, जल्लू यादव। हाँ जी, अब बताइए दोबारा। जल्लू यादव जी, जल के मत बताइए, खुशी खुशी से बताइए। नहीं, जल का काहे को बताएंगे जी बताइए। जो मोटी खेती होती है, ज्वार बाजरा जो है, सावा कोदो, ये सब जो है, ये जो खेती होती है, इससे आदमी जो है कि बीमार नहीं पड़ता है। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और क्या कहिए। मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, खुशी खुशी बताया जल्लू यादव जी ने, जलकर नहीं बताया। तो और भी किसान हैं जो हम उनके पास भी जाएंगे। अंतिम पंक्ति में आके बैठे हैं जो किसान, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार कश्यप है। बहुत सारे राजकुमार एक ही मंच पर हमारे साथ है, ये भी राजकुमार हैं। जी बताइए राजकुमार। ये अन्न खाने से जो है कि पेट हमेशा आदमी का सही रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है और उसको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर, और वो हमेशा मतलब किसी परेशानी का सामना नहीं कर पाता हो। तो राजकुमार जी बता रहे हैं कि अनाज खाने से पेट की कोई बीमारी नहीं होती। तो
पेट की बीमारी तो जरूर अगर और खेतियों से होती है तो फिर यही वाला अनाज उनको खाना चाहिए या इसी अनाज पर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बीमारी आजकल नजर आती है। और भी कोई बताना चाहता है, और भी कोई समझाना चाहता है इसके बारे में कि कितने फायदे होते हैं मोटे अनाज या उपजाऊ खेती से हमें, तो अगर कोई बताना चाहता है तो हाथ उठा सकता है, और नहीं बताना चाहता तो हम चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास और उन्हीं से जानते हैं कि प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ अनाज से मानव शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, वो हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों को बताएं। साथ ही किसने सही जवाब दिया है, किसको किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जाए, वो भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो घोषणा करें। पहले तो मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मोटे तौर पे सभी ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा साइंटिफिक वे में चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं। पहले तो आपने प्राकृतिक खेती समझ ली की है क्या, केमिकल आप बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, वही आपकी प्राकृतिक खेती है। मोटा तरीका है, बाकी और सारे साइंटिस्ट ने आपको डिटेल में बताया है कि क्या है। तो पहली बात तो यही हो गई कि अगर आप अपने शरीर में कोई भी केमिकल नहीं जाने दे रहे हैं, बाहर से कोई पेस्टिसाइड नहीं जा रहा है, कोई ऐसा केमिकल उर्वरक उसके अंश नहीं जा रहे हैं, तो आपका शरीर उन चीज़ों से बचा तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप ही बच गया। बहुत सारी बीमारियां इन वजहों से होती हैं। दूसरा, कुछ पोषण तत्व होते हैं जो इन प्राकृतिक खेती से उपजाए अन्नों में होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोटा अनाज और श्री अन्न की, वो इस खेती से ज़्यादा अच्छे से होते हैं। इनमें हमें जो पोषण तत्व अच्छे से मिलते हैं वो होता है पहला फाइबर। फाइबर क्या करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है, तो आपका डाइजेशन वाला काम, पाचक क्रिया वाला काम बहुत अच्छे से होता है, तो पेट से संबंधित कोई बीमारी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ इसमें होता है मैग्नीशियम, नियासिन, जो कि आपके हार्ट में जो आपका ब्लड फ्लो चल रहा है ना, जो हार्ट का काम लबडब का होता है, उसको करने में बड़ा अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस नाम की जो बीमारी है वो आपको नहीं होती है। कुल मिला के आपके हार्ट को अच्छा रखता है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या या हार्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं होती है। तो दो इसमें जो मेन चीज़ आ गई, एक तो आपका पाचन क्रिया अच्छा हो गया, आपका हार्ट का काम अच्छा हो गया। अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल लगभग मैं कहूँगी जो अडल्ट लोग हैं, ओल्ड एज में नहीं हैं, उन लोगों को भी बीमारी हो रही है, वो है एक डायबिटीज़ की, जिसे गांव की भाषा में शुगर भी कह सकते हैं। लगभग मुझे लगता है 50% लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है। तो इन जो श्री अन्न है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है आप जो भी खाना खा रहे हो, हर खाने का कुछ एनर्जी रिलीज़ होता है, उसके न्यूट्रिएंट रिलीज़ होते हैं या कैलोरीज रिलीज़ होती हैं। तो इसकी जो कैलोरीज होती हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं। मतलब कुल मिला के आपके शरीर में जो ऊर्जा जानी चाहिए या कार्बोहाइड्रेट्स जाने चाहिए, वो धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं। तो बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना वो लेता है, फिर धीरे से आता है, फिर धीरे धीरे आता रहता है, तो लंबे समय तक वो चलता रहता है। और शुगर की बीमारी में आपको, अगर जिसको भी हो और जिसके भी घर में हो, लोगों को पता होगा कि खाने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि आपको छोटी छोटी मील लेनी है, बार बार मील लेनी है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो इस तरह से ये आपको शुगर की बीमारी से भी बचाता है। और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करता है। तो कुल मिला के आपका डाइजेशन सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, शुगर की जो प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों से आपको बचाकर ये मोटा अनाज, श्री अन्न आपको अच्छे से व्यवस्थित रखता है कि आप कितना अच्छा खाना खा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि क्या फ़ायदे हैं और इससे मानव शरीर पे क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। और अगर मैं विनर की बात करूं तो आंसर एग्जैक्ट किसी का भी नहीं था कि बिल्कुल सटीक रहा हो, पर जो आप नज़दीक तक पहुंचे थे, सत्यनारायण जी, आपका जवाब काफ़ी सराहनीय था। तो देखिए, सत्यनारायण जी ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है और उसी दिशा में उन्हें किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। बुजुर्ग किसान हैं और बार बार कोशिश कर रहे थे और इस बार कोशिश कामयाब हो गई है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर और किसान कप से इनको नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दो। तो देखिए, किसान कप पाने का मौका, अंतिम प्रश्न इस मंच पर आप लोगों के लिए, और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग देते हैं तो किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। इसलिए
हम एक और प्रश्न जो अंतिम है इस प्रश्न मंच पर वो हम आपके सामने रखते हैं और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको बता दें, देसी गाय के 4 प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। तो जल्दी से देसी गाय के 4 प्रजातियों के नाम बताने के लिए हो जाइए तैयार। और वही लोग उठा रहे हैं हाथ जिनको मिल चुका है किसान कप, और वही है तैयार। हालांकि उधर एक और हाथ उठ रहा है, उधर हम चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या है उनके पास जानकारी, और उनको भी मौका देते हैं किसान कप पाने का। तो इसलिए उनके पास आ जाते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। अमरनाथ पटेल, ग्राम दौलतियाँ। जी अमरनाथ जी, इस बार तो अमर हो जाइए, कम से कम किसान कप पा लीजिए। ग्रीन नस्ल है सर, थार पाकर है, लाल सिंधी, हाँ जी, देवगिरी। ठीक है, कोशिश की है आपने। अब कितनी कामयाब है ये तो विशेषज्ञ ही बताएंगे, लेकिन हम और लोगों से जान लेते हैं। आप बताने की बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपसे भी जानेंगे, लेकिन किसान कप नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि मिल चुका है किसान कप आपको। इसलिए और लोगों को देते हैं मौका और उनसे भी जानते हैं कि गाय के 4 प्रजातियों के नाम वो बताएं। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। जल्दी से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राम पटेल है, ग्राम दौलतिया का निवासी हूँ। राजा राम, हाँ। चलिए बताइए राजा राम जी। तो लाल सिंह वाली होती है, एक साहीवाल होता है। साहीवाल तेजी से बताइए ताकि वहां तक आवाज जाए। एक गिरी नस्ल की गाय होती है, देसी में आती है, साहीवाल, और बस दो ही पता है आपको। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने कम से कम, और लोग भी कोशिश कर सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार यादव। और सर आपको सिंधी, काकरेज, मालवी, गंगा तीरी। क्या नाम बताया? विनय कुमार यादव। विनय, विजय भी हो सकते हैं आप, विनय कुमार यादव, लेकिन अभी कप पाकर विजय भी हो सकते हैं। बैठिए, और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से बताइए इसका जवाब। आप बताना चाह रहे हैं, 4 गाय प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं और फिर आपको दिया जाएगा किसान कप। एक बुजुर्ग जो प्रयास कर रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, उनके पास आते हैं, उनको पता है। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना, इधर देख के। जी, शिव मुराद। शिव मुराद मुरर जी, शिव मुरर जी बताइए। ग्राम मुकरमा। ग्राम मुकरमा, ठीक है। हम साहब परोरा का खेती करते हैं, दूसरा खेती नहीं। सब्जी निन्वाना परोरा खेती करते हैं, खाली परवर का, और बढ़िया से कोई खेती करते हैं, बहुत अच्छी। ठीक है, गाय के प्रजातियों के नाम पता है? गाय की प्रजातियों के? गाय हमारे पास ठीक है, ठीक है। भैंस है। शिव जी, गो तो हमारी माता है, इसलिए कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। भैंस है, भैंस है, भैंस है। चलिए, और किसी को पता है गाय के 4 प्रजातियों के नाम? तो जल्दी से हाथ उठा सकता है और बता सकता है 4 प्रजातियों के नाम। आपको मिल चुका है किसान कप, तो इसलिए और लोगों को देंगे मौका। खड़े हो जाइए। राजकुमार पटेल है, मुकरमा। अब पूरी हमको 4 नस्ल के बारे में जानकारी नहीं है, 2 जानकारी है। 2 जानकारी तो बताइए सर। सिंगी साहीवाल है। सिंगी साहीवाल, हाँ। और एक है गंगा तीरी। गंगा तीरी, ठीक है। और भी कोई किसान जो यहाँ हैं परेशान, देखिए इनको खड़ा करते हैं। चलिए खड़े हो जाइए आप। परेशान लग रहे हैं आप मुझे, देखो मुझसे भी लंबे हो गए आप यहाँ। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश पटेल है। हाँ रमेश जी बताइए। दौलतिया के निवासी हूँ। हाँ सर, मेरे पास गाय न भैंस है, कुछ नहीं है। तो खेती तो करते हैं आप पर? जी सर, खेती करते हैं। हाँ, तो गाय नहीं है? गाय नहीं है। ठीक है, उदय भान सर के जरिए करते हैं, उन्हीं के। अच्छा, तो जवाब भी उदय भान सर से दिलवाएंगे क्या अपना? किसान कप भी उनको दिलवाएंगे? चलिए ठीक है। तो देखिए उदय भान जी के साथ काम करते हैं, लेकिन अब किसने सही जवाब दिया है, किसने सटीक जवाब दिया है, वो जानकारी हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों को देंगे, और साथ ही किसको किसान कप से नवाजा जाए वो ये भी बताएंगे। देखिए हैदर जी, करीब करीब सभी किसानों ने सही जवाब दिया है। कुछ उसमें एक आध त्रुटियाँ रह गई हैं, जैसे कि आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। जानते सभी लोग हैं, बस उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देसी गाय और विदेशी गाय, देसी नस्ल में क्या है, जितनी हमारे भारतीय गोवंश हैं जिनके ऊपर कुबड़ हम्प निकला हुआ होता है, डील होता है जिसको, वो सभी आँख मूंद के आप बता सकते हैं कि ये देसी गाय है। और जिनका जो है कि एकदम सपाट होता है, इसे सीधा होता है, उसमें हम्प कुबड़ नहीं होता है, डील नहीं होता है, और गलकंबल विकसित नहीं होता है, वो जो है विदेशी गाय। जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है, ये सब जो है कि विदेशी गाय हैं। और आपकी देसी गोवंश में अमरनाथ जी ने सही आंसर दिया है, सबसे पहले इनका सही आंसर था, तो किसान कप से इन्हें नवाजा जाए। और 4 दुधारू देसी गाय का नाम आप लोग भी सुन लीजिए।
साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, ये 4 जो हैं हमारी मुख्य जो है कि देसी वंश में भी दुधारू नस्ल हैं। राठी है, तमाम प्रकार की नस्लें हैं। आपके यहाँ की बनारस की गंगातीरी है, ये दुकाजी नस्ल में आती है, लेकिन बनारस की बात की जाए और गंगातीरी की नहीं तो ये गलत है। गंगातीरी भी है। आप अमरनाथ जी को जो है किसान कप दे सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए अमरनाथ जी, देखिए कोशिश आपकी कामयाब हो गई है और आपको दिया जाता है किसान कप और बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि आपने जो कोशिश की थी वो यहां रंग लाई है और इसलिए हम आपको नवाजते हैं किसान कप और बायो फर्टिलाइजर से। जोरदार तालियां इनके लिए बचाइए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया। बैठिए आप। और देखिए लगातार सवाल हमने आपसे किए प्राकृतिक खेती पर, जिसके जवाब हमारे किसानों ने दिए बखूबी, अलग अलग अंदाज में, काबिल तारीफ थे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे जो लगातार विशेषज्ञ तय कर रहे थे कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जुड़ने पर शुक्रिया अदा करते हैं हमारे विशेषज्ञों का जोरदार तालियों के साथ। और इतने सारे किसान भाई बहन हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, उनका भी जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर नई योजनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ कहीं और होंगे हाजिर।